हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने विनो भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 11 यानी फ्रेंड्स नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया, जो फ्रेंड्स 2017-19 के सेशन में पूछा गया था। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ग्रुप ए का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ग्रुप ए का क्वेश्चन जो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है और ये रामबाण साबित होती है किसी भी परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, द वर्ड एजुकेटम मीन्स, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है एडुकेटम शब्द का अर्थ क्या होता। तो ऑप्शन क्या देखिए, टू ट्रेन, टू लीड आउट या टू ब्रिंग आउट या नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इसका राइट आंसर जो होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विकसित करना, यानी लीड आउट। द टू लीड आउट होगा। क्लियर है। यानी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन सबसे पहले दो शब्द से मिलकर बना फ्रेंड्स, ई प्लस डूको से हुआ, ई प्लस डूको हुआ। ठीक है। तो ई का अर्थ होता है फ्रेंड्स अंदर से, ठीक है, अंदर से झुको, और डुको का अर्थ होता है फ्रेंड्स आगे बढ़ना या फिर विकसित करना या फिर बाहर निकलना भी होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विकसित करना होगा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट वर्ड, यानी कि फ्रेंड्स अंदर से विकसित करना एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, who said it curriculum is tool in the hand of the artist to mold his material according to his ideal in the studio। यानी फ्रेंड्स किसने कहा, कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिसमें वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। तो फ्रेंड ये जो स्टेटमेंट है वह कलिंगन का है, किसका, कनिंघम का है ये। तो ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा। क्लियर है। आप इसे याद रखिए। उनका ये कहना था, देखिए उनका उस शिक्षक के बारे में यह कहना चाहते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में बोलते हैं शिक्षा एक कलाकार के रूप में होता है, शिक्षक एक कलाकार के रूप में होते हैं और पाठ्यक्रम एक साधन है जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों के बीच में उस चीज़ को लाते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच इज द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ द क्यूरिकुलम। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है पाठ्यक्रम का मुख्य स्रोत कौन सा है, एम, सिलेबस, टीचिंग मेथड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। यानी कि शिक्षण पाठ्यचर्या का मुख्य स्रोत जो होता है उद्देश्य भी होता है, सिलेबस भी होता है और शिक्षण विधिया भी होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच वन इज नॉट एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यानी फ्रेंड्स वो इनमें कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का अर्थ ये होता है जो फ्रेंड्स हम लोग कहीं से भी किसी चीज़ से सीखते हैं। तो देखिए परिवार, राज्य, विद्यालय या समाज। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए परिवार से भी हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं फ्रेंड्स, और समाज से भी सीखते हैं। तो यहाँ पे अनौपचारिक अभिकरण नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राज्य होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा फ्रेंड्स तो राज्य होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इनमें कौन सा ज्ञान का स्रोत है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, साक्ष्य, इंद्रिय अनुभव, आधिकारिक ज्ञान या ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन क्लासेस यानी फ्रेंड्स ग्रुप बी का, जो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा ऑपरेशन करूंगा और ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ग्रुप बी का क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोला विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या, विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से आपका आशय क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानना चाहें विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या होता क्या। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझिएगा। जिससे पाठ्यक्रम में बालकों का महत्व ना दिया जाए, समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिससे पाठ्यक्रम में बालकों का महत्व ना दिया जाए और बालकों के तुलना में ज़्यादातर विषय पर फोकस किया जाए, विषय या फिर पुस्तक को, उसे बोलते हैं विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या। क्लियर फ्रेंड्स। यानी अगर वैसा पाठ्यक्रम जिसमें बालकों की तुलना में विषय पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्लियर है ना, या महत्व दिया था, इसे बोलते हैं विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है फ्रेंड्स बालकों का बौद्धिक विकास करना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों का बौद्धिक विकास करना, जबकि बालकों का महत्व इसमें नहीं दिया था। याद रखें। क्लियर है। अब देखिए इसकी कुछ अवधारणा होती है जो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये आप लोग के वर्ड लिखने में काम आएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिएगा, बालकों की तुलना में विषय को ज़्यादा महत्व दिया था। इसमें फ्रेंड विषय को ज़्यादा महत्व दिया था, किसके तुलना में, बालकों को। क्लियर है। एंड नेक्स्ट विषय को अधिक महत्व दिया था, यानी फ्रेंड इसमें सेकंड में लिख सकते हैं आप लोग, विषय को इसमें अधिक महत्व दिया था। इसके अंतर्गत विषय के प्रत्येक पाठ की व्याख्या की जाती है। यानी फ्रेंड जितना भी विषय होता है, एग्जाम्पल हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स में जितना भी पार्ट है सबका मैक्सिमम इसमें व्याख्या किया जाएगा। क्लियर है।
या फिर इसके चौथा लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत विषय के बाहर किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाया नहीं जाता है। यानी फ्रेंड्स एक बुक है, उस मान लीजिए कोई बुक है ये, ठीक है, ये कोई बुक है। अब इसी के अंदर जो भी विषय यानी कि इसी के अंदर जो टॉपिक दिया उसी को हम लोग पढ़ सकते हैं या पढ़ाया जाएगा। इसे बोलते हैं विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी बताता हूँ, इसमें शिक्षक निश्चित विषयों या प्रकरणों को शिक्षण करवाते हैं। यानी इसमें शिक्षक जो है ना, जो इस विषय में दिया हुआ है केवल उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे, यानी एक्सटर्नल नॉलेज इसमें जरा सा भी नहीं देंगे। क्लियर है? इसमें बालकों की रुचियों की कोई परवाह नहीं होता है। यानी फ्रेंड्स विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या में बालकों का रुचि से कोई इसमें परवाह नहीं होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ यह छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होता है। क्लियर है? अब जिसमें आप ही सोचिए, आप खुद एक स्टूडेंट या टीचर है, जिसमें छात्रों के लिए कोई उपयोगी नहीं होगा, वो क्या उसके लिए रामबाण साबित होगी? नहीं होगी। क्योंकि कोई भी विषय जो होना चाहिए या कोई भी जो शिक्षा होना चाहिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इसके साथ साथ बालक विषय के लिए होनी चाहिए, ठीक है, और विषय बालक के लिए नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये इतना टर्म इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वर्ड्स और बताता हूँ। विषय केंद्रीय पाठ्यचर्या को पुस्तक केंद्रीय पाठ्यचर्या भी कहते हैं, पुस्तक केंद्रीय पाठ्यचर्या भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका एक अपोजिट होता है बाल केंद्रीय पाठ्यचर्या। तो फ्रेंड जस्ट लाइक इसका अपोजिट हम लोग उसमें लिख देंगे। क्लियर है? और वर्तमान समय भारत में जो शिक्षण पद्धति जो चल रहा है वह बाल केंद्रीय पाठ्यचर्या चल रहा है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट पाठ्यचर्या विषय में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। यानी फ्रेंड्स पाठ्यचर्या विकास में विद्यालय प्रबंधन की भूमिका का वर्णन करें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, क्योंकि आप लोग को वर्ड लिखना है। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया होता है। यानी फ्रेंड्स एक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसका विद्यालय के मानवीय एवं जैविक संसाधनों में गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना होता है। यानी फ्रेंड देखिए सबसे पहले विद्यालय मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। तो यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका अर्थ ये होता है ना कि वहाँ पर जितने भी भौतिक संसाधन है या फिर मानविक संसाधन है उसमें सुधार करना है। जैसे फ्रेंड भौतिक संसाधन की अगर बात की जाए तो आपके स्कूल में भौतिक संसाधन के रूप में क्या है, चौक होंगे, श्यामपट्ट होंगे, क्लास होंगे, है ना, फिर उसके साथ लाइब्रेरी होंगे, है ना, लैब होंगे। तो ये सारे जितना चीज़ आते हैं सब आते हैं भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मानवीय संसाधन करते होंगे, शिक्षक हो गए, शिक्षार्थी होंगे, उसके साथ साथ देखिए वहाँ प्रिंसिपल होते हैं, फिर बहुत सारे आपका देखरेख के लिए होते हैं। तो ये सारी में परिवर्तन करना और एकदम स्कूल के लिए सोच करना, ये होता है पाठ्यचर्या विद्यालय प्रबंधन की भूमिका। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर आप लोग लिख दे सकते हैं इसको, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लाइब्रेरी इल्यूमिनेट इट्स नीड इन द स्कूल। फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक अच्छी पुस्तकालय के क्या गुण है, विद्यालय में इसकी आवश्यकता स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक कोट्स लाता हूँ। आप लोग अपना झारखंड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जाइए, वहाँ पर लाइब्रेरी में एक लिखा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कोट्स है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आप लोग लिख सकते हैं, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उसी दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये फ्रेंड्स एक क्वार्ट्स है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। फिर से मैं बोलता हूँ, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहा गया फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वार्ट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक अच्छी पुस्तकालय के रूप में गुण बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पुस्तकालय के बारे में लिखना पड़ेगा। पुस्तकालय क्या होता है, व्हाट डू मीन पुस्तकालय। देखिए फ्रेंड्स पुस्तकालय सबसे पहले पुस्तकालय दो शब्द से मिलकर बना है। आप लोग जानते हैं पुस्तक जोड़ आलय। तो पुस्तक का अर्थ होता है किताब और आलय का होता है घर। यानी कि जिस घर में पुस्तक होता है उसे बोलते हैं पुस्तकालय। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। यानी पुस्तकों के घर को हम बोलते हैं पुस्तकालय। क्लियर है? अब इसके बारे में फ्रेंड्स आप लोग को लिखना इसका क्या गुण होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसका गुण क्या होता है। पहला गुण लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मनोरंजन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्योंकि फ्रेंड्स आज आप लोग देखते होंगे आज भाग दौड़ वाली जिंदगी में काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उस जगह को छोड़कर, भीड़ भाड़ को छोड़कर अगर हम लोग लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आराम से शांति फील करते हैं, अपने मस्तिष्क को भी रेस्ट देते हैं और हम लोग ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ये भी लिख सकते हैं। यानी फ्रेंड देखिए ये ज्ञान का यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत है, फिर पठन का सबसे पहले इसका, फिर फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
पठन पाठन का सहयोग होता है, यानी लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पठन पाठन का सहयोग होता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए, बढ़ती महंगाई के चलते लोगों के लिए एक अच्छा साधन है। बढ़ती महंगाई के कारण यह लोगों के लिए एक अच्छा साधन है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं ना, आप लोग एक भी बुक नहीं लिए होंगे, लेकिन सभी बुक आप लोग कहाँ से लिए? आप लोग अपना लाइब्रेरी से लिए। क्यों? महंगाई के कारण। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा। उसके साथ साथ देखिए, इसमें फ्रेंड्स एकाग्रता बढ़ती है, यानी आप लोग देखते होंगे ना, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो लाइब्रेरी में देखते हैं एकाग्रता बढ़ती है, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग को शांत वातावरण का अनुभव होता है। क्लियर है? इसमें फ्रेंड्स उच्चारण व पढ़ने में सुधार भी होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं ना, आपका पुस्तकालय में कुछ नियम भी होते हैं, तो उस नियम को भी जिक्र कर सकते हैं। तो नियम क्या होता है? पुस्तक पढ़ते समय शांत व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, किताबें को फाड़ना एवं इधर उधर लिखना सख्त मना होता है, फिर शोरगुल नहीं करनी चाहिए, फिर ली गई किताबों को समय पर पहुंचाना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरह आप सब लिख सकते हैं। और भी आप लोग एक शब्द अच्छा लिख सकते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज द हार्ट्स ऑफ स्कूल या कॉलेज, यानी पुस्तकालय एक मंदिर या हृदय के समान होता है किसी भी स्कूल एवं कॉलेज के लिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इतना आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड अब आते हैं हम लोग ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी के क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कुछ वर्ड्स फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। नेक्स्ट ग्रुप सी, जो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन होता है ये। यहाँ से फ्रेंड्स 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड बिहेवियरिस्ट अप्रोच इन डेवलपिंग प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है, पाठ्य चर्चा की अवधारणा को परिभाषित करें तथा इसके विकास की प्रक्रिया में व्यवहारवादी एवं संरचनावादी उपागम की भूमिका को लिखो। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे पाठ्यचर्या को लिखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ पाठ्यचर्या होता क्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जाने, पाठ्यचर्या 2 शब्द से मिलकर बना है। देखिए थोड़ा मैं लिखता हूँ, खराब क्या करें हम। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग जाने, पाठ्यचर्या 2 शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है फ्रेंड्स पाठ्य, क्या होता है फ्रेंड्स आप लोग समझते जाइए, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा। एक होता है पाठ्य, एक होता है चर्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा पाठ्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य। क्या होता है फ्रेंड्स? पढ़ने या पढ़ाने योग्य होता है। और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण, यानी फ्रेंड्स पढ़ने योग्य वस्तु, विषय वस्तु या क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना या फिर फॉलो करना ही पाठ्यचर्या कहलाता है। या फिर फ्रेंड्स आप लोग ये भी लिख सकते हैं इससे छोटा भाषा में, विद्यालय के अंदर होने वाली सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। क्लियर है? जैसे पठन पाठन, खेलकूद, हस्तकला, संगीत, साफ सफाई। या फिर फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा, आप लोग बीएड सेमेस्टर में शैक्षिक भ्रमण पे गए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। उसके साथ हाल फिलहाल हम लोग देखे तो हमारे कॉलेज में नैक का टीम आए थे, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब जितने सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या भ्रमण होते हैं या फिर कोई प्रोग्राम होते हैं, ये सब आते हैं हमारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें आप लोग लिख सकते हैं कनिंघम के अनुसार भी लिख सकते हैं, जो कनिंघम ने दिए तो वो भी स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसका महत्व बताता हूँ। सबसे पहले महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले महत्व आप लोग लिख सकते हैं, पाठ्यचर्या सीखने और सिखाने वाले को जोड़ने की एक कड़ी है। यानी फ्रेंड्स पाठ्यचर्या क्या होता है, क्यूरिकुलम क्या होता है ना, देखिए जो सिखाने वाला होता है और जो सीखने वाला, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। जस्ट लाइक देखिए एक ट्रायंगल के रूप में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ट्रायंगल का रूल किसने दिया था? डेवी ने दिया था। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ड्रेवन डेवी के अनुसार पाठ्यचर्या एक त्रिगुणी होता है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ऊपर में होता है शिक्षक होता है, आप लोग को पता होगा। और फ्रेंड बेस के आधार पर एक होता है शिक्षार्थी होते हैं, और यहाँ पे पाठ्य पुस्तक होता है, पाठ्य पुस्तक होता है या ठीक है, यानी इसका अर्थ ये हुआ, पाठ्य पुस्तक से शिक्षक पढ़ाते हैं, आप पाठ्य पुस्तक से शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग ये भी वर्ड्स लिख सकते हैं, विद्यालय जीवन की पूरी रूपरेखा पाठ्यचर्या में प्राप्त होता है। यह विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों को सही दिशा बोध कराती है। क्लियर है? पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, अधिगम संसाधनों में आपका क्या आशय है? शिक्षण एक अच्छी, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, सॉरी, शिक्षण अधिगम सामग्री के चुनाव की रणनीतियों की महत्व लिखें। तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या लिख रहा है। देखिए, अधिगम संसाधनों में आपका क्या आशय है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण बताते हुए, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन यही है ना, हाँ, तो अधिगम संसाधन के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानना चाहिए अधिगम संसाधन होता क्या है। तो देखिए अधिगम संसाधन का अर्थ समझिए, शिक्षक सहायक सामग्री, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स शिक्षक सहायक सामग्री। क्योंकि देखिए अधिगम क्या होता है, अधिगम एक अस्थायी प्रक्रिया, अर्थात अधिगम एक अस्थायी प्रक्रिया जो फ्रेंड्स अभ्यास करने से प्राप्त होता है। ठीक है,
ये भी आप लोग जानते हो, यानी सीखना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्लियर है? जो कि एक अस्थायी प्रक्रिया है। अब देखिए, अधिगम संसाधन बारे में बता रहा हूँ। तो अधिगम संसाधन क्या होता है? इसके हम लोग ये भी कहते हैं शिक्षक सहायक सामग्री। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शिक्षक सहायक सामग्री। आप लोग को एक वर्ड मिल चुका है यहाँ पे, इसे बोलते हैं शिक्षक सहायक सामग्री। अब देखिए, वर्ड को मैं तोड़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा और लाइक भी करेंगे आप लोग। तो देखिए, वैसा उपकरण जो शिक्षक को शिक्षण में, यानी फ्रेंड देखिए, शिक्षक का काम क्या होता है? पढ़ाना। तो शिक्षक को शिक्षण में, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, जो शिक्षक को शिक्षण में, क्लियर है, उसके साथ साथ विद्यार्थी को, देखिए उसके साथ साथ फ्रेंड छात्र को, छात्र क्या आता है? सीखता है। तो सीखने को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम। तो वैसा देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और कुछ कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वैसा उपकरण जो शिक्षक को शिक्षण में तथा छात्र को अधिगम में मदद करता, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स अधिगम संसाधन। क्लियर है? अब देखिए, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग मेरी बातों को ध्यान दीजिए, सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे देखिए, शिक्षक शिक्षण में क्या सहायता करता है, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। जैसे आप लोग विद्यालय आते हैं, तो विद्यालय में छात्र के लिए क्या रहता है? बेंच रहता है, श्यामपट्ट रहता है, स्मार्ट टीवी रहता है, लाइब्रेरी होता है। तो ये सारी चीज़ जो अधिगम संसाधन के रूप में होते हैं, यानी शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए होता है, इसे बोलते हैं अधिगम संसाधन। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए, आप लोग को ये भी समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोग लिख सकते हैं, वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें शिक्षक सीखने के संसाधन का प्रयोग छात्रों के अध्ययन के प्रति किया था। यानी फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली है। तो इसमें जो भी शिक्षण प्रक्रिया का जो भी वर्क होता है, तो अब विद्यार्थियों की रुचि के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स दो रूप में बांटा गया, आप लोग को पता होगा, तीन रूप में। पहला होता है फ्रेंड्स श्रव्य शिक्षण अधिगम होता है, दूसरा होता है, दूसरा क्या, दृश्य होता है, उसके साथ साथ तीसरा होता है दृश्य एवं संसाधन होता है। तो श्रव्य यानी फिर क्या क्या होता है फ्रेंड? जिससे हम लोग देख सकते हैं, जैसे सुनते हैं, बल्कि यानी वैसा संसाधन जो सुनने में हम लोग को मदद करता है, जैसे क्या हो गया? रेडियो। क्लियर है? अदृश्य यानी फ्रेंड जिससे हम लोग देखकर सीखते हैं, कुछ लिख सकते हैं, जैसे मॉडल हो गया, चार्ट पेपर हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, ये सारी चीज़ के बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब थर्ड होता है फ्रेंड्स श्रव्य एवं दृश्य। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट टीवी, फिल्म स्टेटस लिख सकते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग आ जाएगा अधिगम संसाधन के रूप में। क्लियर है? अब लिख रहा फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक सामग्री के रणनीतियों को महत्व लिखना है। ये सारी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अगला, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण बताते हुए इसके पाठ्य आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करें। यानी फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है, डिफाइन द क्वालिटी ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक एंड इल्यूमिनेट द नेसेसरी कंपोनेंट्स। यानी फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आप लोग के लिए बोल रहा है, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण बताते हुए इसके आवश्यक तत्वों को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक पाठ्य पुस्तक, एक होते हैं बाहरी पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले आप लोग लिख देंगे, पाठ्य पुस्तक के दो प्रकार, एक होता है आंतरिक, होते हैं बाहरी। तो आंतरिक उसे कहते हैं जो गुणों के आधार पर हम लोग देखते हैं, जो शैली के आधार पर होते हैं, व्याख्या के आधार पर होते हैं। और देखिए, बाहरी जो शीर्षक के आधार पर होते हैं या आवरण के आधार पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके आवश्यक तत्व बता रही है, या फिर गुण, इसका लक्षण मैं गुण बता रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला, पुस्तक जो होता है मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। एक अच्छी पुस्तक उसे कहेंगे जो किसी के मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं परंपरागत होनी चाहिए। ठीक है, लेखक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वर्ड ऐसा होना चाहिए जो हम लोग को पढ़ने में समझ में आ सके। ठीक है, तीसरा, पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग खरीदने में वाकिफ हो सके। उसके साथ साथ लिख सकते हैं, पुस्तक की छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, छपाई काफ़ी मायने रखता है, यानी पुस्तक की छपाई काफ़ी मायने रखती है। ऐसा ना कि हम बुक ले लें, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता तो बेकार हो जाएगा ना। तो छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, पुस्तक में विषय सूची होना चाहिए, यानी फ्रेंड्स जो कंटेंट होता है उस चीज़ को बढ़िया से सूचित करना चाहिए। उसके साथ साथ विषय में चित्र, मानचित्र या फिर चित्र वगैरह जो क्वेश्चन होता है, ग्राफ, वो भी होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी को प्रॉब्लम ना हो। समय समय पर आवश्यकता, देखिए ये भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं आप लोग, समय समय आवश्यकता के अनुसार पुस्तक को अपने आप में अपडेट होना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग का व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब अपडेट होता है ना, तो पुस्तक को भी अपडेट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट लोग में ज्ञान और बढ़ता रहे। फिर विभिन्न पाठ सरल से जटिल सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, यानी फ्रेंड इसमें जो पाठ होनी चाहिए ना, वह सरल से जटिल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज इतना आप लोग के सामने पूरा डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा तो आप लोग के सामने 2018-2020 का सेशन का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, अब कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड आप लोग का जो पेपर है वह 7/11 को है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।